राहुल भाई ज्वाइन कर रहे हैं लोग, थोड़ा एक आदमी का शुरू कर हाँ दें। नहीं होने दो 1-2 मिनट रुक जाते हैं। तो अब ये चक्कर क्या है कि सीए के ऑफिस की बात नहीं है ना, अब मान लो क्लाइंट का कुछ है वो तो नहीं आएगा ना। वैसे भी कौन सा आ ही रहे हैं। ठीक है सर, फिर भी उनको एक बहाना और मिल गया। एक्चुअली क्या है, बात उसकी नहीं है, बात ये है कि इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट ये पड़ता है कि कल को लोगों को तो ये लगता है ना कि एकदम ही फैलने वाला है, वो पैनिक क्रिएट हो जाता है। हाँ नहीं वो तो है ही, अब तो वैसे ही नहीं आएंगे लोग, तो वैसे ही कम हो गया मामला। फीस भी जो है फिर वही है ना, पैसे भी तो नहीं देंगे उनको, तो बहाना मिल गया। ये सर एक मिनट। राहुल जी शुरू करें? सर शुरू करते हैं सर। ठीक है, मैं अनाउंस कर देता हूँ। वेलकम ऑल पार्टिसिपेंट इन आवर स्टडी सर्कल। टुडे वी हैड a speaker, CA Rahul Jindal ji, who is expert in forensic and companies act. So we are fortunate that today he is with us and he is taking webinar on Caro. CA Rahul Jindal ji has given at least 1,000 webinar in last 3 or 4 years at different platforms in ICI, and I think he's webinar in all the 5 regions also, CIRC, SIRC. So I request CA Rahul Jindal ji to now take this webinar. Thank you Hemant sir. Share his experience and knowledge with us. Thank you Hemant sir. Thank you Rajiv sir. और I'm very thankful to the study circle for giving me this opportunity. तो अब हम बेसिकली डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कारो 2020, जो हमारा एप्लीकेबल होगा सर मार्च 22 ऑनवर्ड्स। तो जो आप मार्च 22 की आप बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें आपका कारो एप्लीकेबल होगा। तो मैं अपनी एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ पहले आप लोगों से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है द कारो 2020 इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 21। तो जो इसकी पहली बैलेंस शीट बनेगी वो बनेगी मार्च 22 की। सेकेंडली ये कारो पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, आप जब प्रीवियस ईयर की फिगर बनाएंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो उसके अंदर भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। सो अभी आप जैसे अब सब बैलेंस शीट्स फाइनलाइज करने में लगे हुए हैं, अगर आपको भी कारो की अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उसी हिसाब से अपने क्लाइंट से वो इन्फॉर्मेशन
प्रीएम्प्टिव माइंड से आप उसको पहले से ही बनवा सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट ईयर में आपको 2 साल के बजाय 1 साल का ही ऑडिट करना पड़े और आपको लास्ट ईयर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। तो कारो 2020 इज एप्लीकेबल फ्रॉम मार्च 22 ऑनवर्ड्स। बैलेंस शीट जो सबसे पहले बनेगी वो बनेगी मार्च 22 की। कारो 2020 के साथ शेड्यूल 3 भी अमेंड हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जो बैलेंस शीट और ऑडिट रिपोर्ट जो बनेगी अमेंडेड, वो सबसे पहले एप्लीकेबल होगा मार्च 22 ऑनवर्ड्स। तो इसलिए कारो 2020 एंड शेड्यूल 3 जो भी अमेंडमेंट्स हैं दे आर एप्लीकेबल फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब हम आते हैं कि किन किन कंपनीज पे कारो एप्लीकेबल होता है एंड व्हाट आर दोज एग्जेम्पशंस, किस पे नहीं होता, किस पे होता है। अब मैं आपको 6 क्लॉजेस बताऊंगा जिसके अंदर कारो एप्लीकेबल है, मतलब जिसमें एग्जम्पशन मिली हुई है। इन 6 के अलावा बाकी सब कंपनीज पे कारो एप्लीकेबल। अब किन किन पे एग्जम्पशन है? 1% कंपनी, इस पे कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। स्मॉल कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, चैरिटेबल पर्पस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एंड सम प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, इन 6 क्लॉजेस पे कारो एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन सी है सर? आई रिपीट, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, बैंकिंग कंपनी, चैरिटेबल पर्पस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी एंड सम प्राइवेट कंपनीज। इसमें हमको 2-3 डेफिनेशंस पढ़नी जरूरी है। सबसे पहली डेफिनेशन आती है स्मॉल कंपनी की। तो व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी? कंपनी विद अ पेड अप कैपिटल लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ एंड लास्ट रिपोर्टेड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 20 करोड़। इसका क्या मतलब हुआ सर? आपकी पेड अप कैपिटल शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ एंड लास्ट रिपोर्टेड टर्नओवर शुड बी लेस देन इक्वल टू 20 करोड़। सर ये लिमिट पहले 50 लाख एंड 2 करोड़ थी, जो ये फरवरी 21 में इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। जब बजट आया उसके अंदर स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन में अमेंडमेंट करी गई है। और कुछ हद तक ये अमेंडमेंट इसलिए करी गई है क्योंकि अगले साल से क्या होता है, इनका आपको ऑडिट करने की भी जरूरत ना पड़े। अभी जैसे पीछे हमने देखा था कि एमसीए प्रपोजल आ रही थी रिगार्डिंग एग्जम्पशन ऑफ ऑडिट ऑफ स्मॉल कंपनीज, तो क्या होता है ये डेफिनेशन इसलिए बढ़ाई गई है ताकि इन कंपनीज के लिए ऑडिट की जरूरत ना पड़े, बट दैट विल डिपेंड कि गवर्नमेंट क्या कॉल लेती है उस केस में। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आपको पेड अप कैपिटल लेस देन 2 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 20 करोड़, आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है। थर्ड है बैंकिंग कंपनी, चैरिटेबल, इंश्योरेंस। अब आते हैं हम प्राइवेट कंपनीज पे। कौन कौन सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे कारो एप्लीकेबल नहीं होता है? अदर देन दिस सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे कारो एप्लीकेबल होगा। क्या क्या है सर? ग्रॉस रिसिप्ट और रेवेन्यू इज नॉट ग्रेटर देन 10 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर। Paid up share capital and reserve and surplus is not greater than 1 crore as on balance sheet date, and whose borrowing is not greater than 1 crore in at any time during the financial year. सर ये तीनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए। अगर इसमें से एक भी वॉयलेट हुई, इन दैट केस कारो विल बिकम एप्लीकेबल। क्या है सर? टर्नओवर नॉट ग्रेटर देन 10 करोड़, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस नॉट ग्रेटर देन 1 करोड़ and borrowings not greater than 1 crore at any time during the financial year. अब इसमें एक एक कॉन्सेप्ट और आता है। पहले हमको देखना है टॉप 5 जो हमारी है कंडीशंस है। अपनी स्क्रीन बड़ी करता हूं सर। पहले हमको ये टॉप 5 कंडीशंस देखनी है, 1 2 3 4 एंड 5। अगर हमारी कंपनी इनमें से किसी भी कंपनी में फॉल कर जाती है तो हमको 6th क्लॉज को देखने की जरूरत ही नहीं है सर। अगर हमारी कंपनी 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है या चैरिटेबल पर्पस कंपनी है, उस केस में कारो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो उस केस में हमको 6th क्लॉज को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारी कंपनी इन 5 में से किसी भी क्लॉज में फॉल नहीं करती तब हमको 6th क्लॉज पे आना है। एंड आई रिपीट द 6th क्लॉज, टर्नओवर नॉट ग्रेटर देन 10 करोड़, पेड अप कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नॉट ग्रेटर देन 1 करोड़ and borrowings not greater than 1 crore at any time during the financial year. आई होप इसकी एप्लीकेबिलिटी क्लियर है। अब मैं इस पे क्वेश्चन पूछता हूँ तो मेरे को पता लग जाएगा कि जितने पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक्टिवली सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। एक कंपनी है, मैं 6th क्लॉज दोबारा पढ़ता हूँ, टर्नओवर नॉट ग्रेटर देन 10 करोड़, पेड अप कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नॉट ग्रेटर देन 1 करोड़ एंड बोरोइंग्स नॉट ग्रेटर देन 1 करोड़। अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है सर, उसकी पेड अप कैपिटल है 50 lakhs, लेकिन उसका टर्नओवर है 15 करोड़। पेड अप कैपिटल इज 50 lakhs, टर्नओवर इज 15 करोड़। क्या उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ यस और नो में। पेड अप कैपिटल इज 50 lakhs एंड टर्नओवर इज 15 करोड़, उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? यस और नो?
मैं 1 मिनट और वेट करूंगा, अगर रिप्लाई नहीं आया देन आई गिव द आंसर। पेड अप कैपिटल इज 50 lakhs एंड टर्नओवर इज 15 crores। चलिए सर, उन कंपनी पे कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, रीजन बीइंग वो आपकी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी सर। इट इज अ स्मॉल कंपनी, हेंस कारो विल नॉट बी एप्लीकेबल, क्योंकि वो स्मॉल कंपनी में क्या डेफिनेशन है, 2 crores एंड 20 crores। तो जैसे मैंने कहा, हमको पहले ये ऊपर के 5 क्लॉजेस को देखना है सर, उसके बाद हमको छठे क्लॉज पे आना। अगर हमारी कंपनी इन 5 क्लॉजेस में फॉल कर जाती है देन यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम कारो। अगर नहीं करती तब आपको 6 क्लॉज में आके उसको देखना है। टर्नओवर 10 crores, पेड अप कैपिटल सरप्लस 1 crore एंड बोरिंग 1 crore। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी। अब हम आते हैं रिगार्डिंग क्लॉज वाइज डिस्कशन। इसमें अब हमारे 21 क्लॉज है सर। जो हमारा पुराना कारो था उसके अंदर हमारे 16 क्लॉजेस थे। अब जो इन्होंने नई अमेंडमेंट्स करी हैं कारो 2020 में, इन्होंने काफी पुराने क्लॉजेस को अमेंड करा है और काफी नए क्लॉजेस भी लाए हैं। तो अब हम जब क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमारी अमेंडमेंट्स हुई हैं और नए क्लॉजेस जो इंसर्ट हुए हैं वो कौन से हुए। सबसे पहला है डिटेल्स ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें पहले हमारी पुराना कारो क्या कहता था, डिटेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। तो इन्होंने एक तो नॉमेनक्लेचर चेंज करा है सर, फिक्स एसेट्स की जगह नाउ इट इज टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट। दिस इज अ माइनर वेरिएशन। इसमें हम सारे क्लॉजेज एक बार फटाफट रन थ्रू कर लेते हैं और जो अमेंडमेंट्स होंगी मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। क्या है सर, सबसे पहले यू हैव टू एंश्योर दैट द कंपनी इज मेंटेनिंग कंप्लीट पर्टिकुलर्स अबाउट द फिक्स्ड एसेट्स, डिटेल्स, क्वांटिटी, सिचुएशन। दे हैव टू मेंटेन द कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि वो फिक्स्ड एसेट्स कहां पे पड़े हैं, what is the details, quantity, amount, location, status, what all details that can be maintained, that is to be maintained. Second आता है, the management has to carry out physical verification of assets at regular intervals, reasonable intervals. अब क्वेश्चन आता है, what do you mean by reasonable intervals? सर, हर कंपनी के लिए रीजनेबल इंटरवल बिल सेपरेट। सपोज करिए अगर हम रिलायंस जैसी कंपनी की बात करें जिसमें देयर इज अराउंड थाउजेंड करोड़ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, उस केस में इट इज नॉट पॉसिबल कि हम उसकी फिक्स्ड एसेट्स की वेरिएशन मंथली करें, क्वार्टरली करें, हाफ ईयरली करें। इन दैट केस ईयरली वेरिफिकेशन विल सफाइस। वही मैं बात करूं छोटे बिजनेस की जिसके अंदर 10 करोड़ 20 करोड़ का है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर अगर हम उसको क्वार्टरली या हाफ ईयरली हम उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इन दैट केस हम वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कैरिड आउट एट रेगुलर इंटरवल्स। The reasonableness of intervals can be defined on the basis of size of the company. थर्ड आता है material discrepancies। जब मैनेजमेंट ने फिजिकली वेरीफाई कर लिया और आपने कंपनी के रिकॉर्ड्स वेरीफाई करे, you have to identify whether there are any material discrepancies as per the physical verification or as per the books of accounts. अगर उसमें मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिलती है, आपको इंश्योर करना है कि आप उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड फॉर करें इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग टाइटल डीड्स। जो भी टाइटल डीड्स हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज की, दे शुड बी हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। अगर वो टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पे नहीं है, आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये एसेट्स कंपनी के नाम पे नहीं है लेकिन इनको हम अपनी बुक्स में दिखा रहे हैं। इसकी मैं आपको लिंकिंग बताऊंगा कैसे क्या लिंकिंग है इसके भी। तो आपको फोर्थ पॉइंट क्या है टाइटल डीड्स का, कि ऑल द टाइटल डीड शुड बी हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, रीवैल्यूएशन। अगर आप कोई भी एसेट रीवैल्यू करते हैं उस केस में क्या होगा, आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रीवैल्यूएशन करानी पड़ेगी। व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर? द रजिस्टर्ड वैल्यूअर हु इज रजिस्टर्ड विद द IBBI, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जैसे आपने देखा होगा, अब रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कोर्स होता है सेपरेट, तो अब आप वैल्यूएशन उसी बंदे से करा सकते हैं जो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर है। इसी के कंटिन्यूएशन में पॉइंट क्या है, अगर आपकी वैल्यूएशन 10% और मोर से ज्यादा की वेरिएशन है तो अब आपको उसको सेपरेट लाइन आइटम दिखाना पड़ेगा शेड्यूल 3 में। व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लाइन आइटम सर? सर जैसे सपोज करिए आपके फिक्स्ड एसेट्स, ओपनिंग फिक्स्ड एसेट्स थे आपके 10 करोड़ के, आपने उसको रीवैल्यू करा, रीवैल्यूएशन में क्या हुआ, वो 10 करोड़ के बन गए 15 करोड़, तो देयर इज अ अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ 50%। उस केस में क्या होगा, आप जैसे बैलेंस शीट का अगर शेड्यूल 3 का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके अंदर आप लिखेंगे ओपनिंग फिक्स्ड एसेट्स 100 और 10, और पहले आप क्या लिखते थे, ऐड एनी अदर आइटम 15 करोड़। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर रीवैल्यूएशन के कारण देयर इज अ वेरिएशन ऑफ मोर देन 10%, आपको उसको सेपरेट लाइन आइटम दिखाना पड़ेगा।
सेपरेट लाइन आइटम कैसे? ओपनिंग बैलेंस इज 10 crores, एड ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 5 crores, क्लोजिंग बैलेंस 15 crores. तो अब आपको एक सेपरेट लाइन आइटम दिखाना पड़ेगा ड्यू टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है हमारा रिगार्डिंग बेनामी ट्रांजैक्शन. जैसे अभी हमने ऊपर टाइटल डीड्स का पॉइंट पढ़ा था कि टाइटल डीड शुड बी हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी. इसी की कंटिन्यूएशन में इन्होंने एक नया एडिशन करा है रिगार्डिंग बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988. इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमको देखना है कि वेदर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और आर पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स. इसका क्या मतलब है? प्रॉपर्टी का बेनिफिशियल ओनर कोई और है, लेकिन प्रॉपर्टी हम होल्ड कर रहे हैं उसके बिहाफ पे. फॉर एन एग्जांपल, हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए है, बट इन द बैलेंस शीट वी आर शोइंग अ प्रॉपर्टी वर्थ वैल्यू ऑफ 100 crore रुपीस. हमारी कंपनी की वैल्यू है ही नहीं उतनी, लेकिन हम 100 करोड़ की वैल्यू की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में. इट इज अ टाइप ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा कि होगी ही, इट कैन बी अ ट्रांजैक्शन विच मे बी अ बेनामी ट्रांजैक्शन. सो नाउ एज एन ऑडिटर अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सर? अब आपको बैलेंस शीट को कंपेयर करना पड़ेगा कि इतनी वर्थ है या नहीं है. अगर वर्थ नहीं है, देन यू हैव टू क्वेश्चन द मैनेजमेंट कि आप ये प्रॉपर्टी आपने कब खरीदी और कैसे खरीदी. आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी. सेकेंडली, अगर कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड है कंपनी के अगेंस्ट, इफ एनी प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंपनी फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी, यू हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स रिगार्डिंग द सेम कि ये बेनामी प्रॉपर्टी हमने क्यों होल्ड करी, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट. दिस इज योर क्लॉज नंबर 1. इसको मैं रिकैप करता हूं सर. कंप्लीट पर्टिकुलर्स आर टू बी प्रिपेयर्ड, physical verification is to be done. In case material discrepancies are identified in physical verification, you have to ensure that the entries are passed in the books of accounts. Title deed should be held in the name of the company. Revaluation is to be done by a registered valuer. In case of variation of 10% or more in valuation, आपको उसको separate line item दिखाना पड़ेगा. And lastly, in case any proceedings are pending against the company regarding benami transaction, you have to report that, whereby your company is holding property on behalf of someone else. I hope this clause number 1 is clear. अब हम आते हैं हमारे क्लॉज नंबर 2 पे. मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, तो मैं ये जो पीपीटी है ये मैं हेमंत जी के साथ शेयर कर दूंगा सो दैट ही कैन शेयर विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटेल्स ऑफ इन्वेंटरी एंड वर्किंग कैपिटल. दिस इज आल्सो एन ओल्ड क्लॉज. इसमें इन्होंने लेकिन अमेंडमेंट करी है और इसमें बहुत मेजर अमेंडमेंट है सर. पहले हम पढ़ लेते हैं, पहले 2 पॉइंट हम पढ़ लेते हैं. Again, physical verification of inventories to be carried out by the management ये at reasonable intervals. In case of discrepancy of 10% or more, we have to ensure that they are properly recorded in the books of accounts. ये हमारा fixed asset जैसे ही पॉइंट है. थर्ड पॉइंट आता है, has the company during any point of financial year sanctioned working capital limits in excess of 5 crores from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. इसमें कहता है कि अगर हमने कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन करी है इन एक्सेस ऑफ 5 crores अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट, यहां पे बात करता है कैश क्रेडिट लिमिट की सर, सीसी लिमिट की बात कर रहा है बेसिकली ये कि अगर कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट इन एक्सेस ऑफ 5 crore सैंक्शन हुआ है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स, वी हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स. लास्ट पॉइंट जो इसमें आता है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, you have to confirm whether the stock statement tallies with the books of accounts. अभी तक ये प्रोविजन या ये क्लॉज कहीं पे भी नहीं था. अब क्या है, अब क्वार्टरली स्टेटमेंट जैसे मंथली होती है स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट, लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली लिखा है. और एनी क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द कंपनी विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स इज इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ सच नॉन एग्रीमेंट. इट मींस अब आपको कंपनी की स्टॉक स्टेटमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट से वेरीफाई करना पड़ेगा एंड यू हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स दैट द स्टॉक स्टेटमेंट टैलीज विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब आपको वो डिटेल देनी पड़ेगी सर. इसलिए नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी से आप अपने क्लाइंट्स को ये चीज बता दीजिए, क्योंकि ये आपकी रिपोर्टिंग मार्च 22 में होगी. आप अभी से अपने क्लाइंट्स को बता दीजिए कि अब से आपकी स्टॉक स्टेटमेंट हम बुक से वेरीफाई करेंगे और वी हैव टू प्रोवाइड दैट इन आवर रिपोर्ट सो दैट they ensure that the stock statement tallies with the books of accounts. Stock statement में क्या आता है, stock, debtors and creditors basically. बाकी LC there are other adjustments. मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, stock, debtors and creditors. अब आपको इंश्योर करना है कि आपके क्लाइंट की बुक्स स्टॉक स्टेटमेंट tallies with the books of accounts.
दिस इज अ वेरी वेरी मेजर अमेंडमेंट। इस पूरे कारों में मेरे हिसाब से 3-4 मेजर अमेंडमेंट्स हैं, around 3 or 4 major amendments. This is one of them, which is a very major amendment and which increases the responsibility of auditors to a multi-fold level. इसलिए आपको इंश्योर करना है कि स्टॉक स्टेटमेंट टैलीज विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई होप दिस क्लॉज इज क्लियर। क्लॉज नंबर 3, अगेन दिस इज अ नोट क्लॉज, हाउएवर इसमें एक अमेंडमेंट है। दिस इज आल्सो वन ऑफ अ मेजर क्लॉज, मेजर अमेंडमेंट। इसमें पहला क्लॉज क्या कहता है, कंपनी हैज, इफ द कंपनी हैज ड्यूरिंग द ईयर मेड एनी इन्वेस्टमेंट इन, गिवन एनी गारंटी सिक्योरिटी और ग्रांटेड एनी लोन एडवांसेस, दे हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स। जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करी है या सिक्योरिटी दी है किसी के बिहाफ पे, हमने किसी को लोन एडवांसेस दिए हैं, हमको वो डिटेल्स को यहाँ प्रोवाइड करना है सर। सेकंड पॉइंट आता है, हमको उसको बाइफरकेट करना है बिटवीन रिलेटेड एंड अनरिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी कौन सी होगी सर, आपकी सब्सिडरी, ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट, और अदर देन दोज आर अनरिलेटेड पार्टीज। तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी या लोन्स एडवांसेस दिए हैं, यू हैव टू बाइफरकेट दैट देम बिटवीन रिलेटेड एंड अनरिलेटेड पार्टी। अब क्या है, जो मेजर अमेंडमेंट है दैट इज अमेंडमेंट नंबर पॉइंट नंबर 3, ये मेजर अमेंडमेंट है सर। नाउ एज एन ऑडिटर यू हैव टू वेरीफाई whether any loans and advances, investment guarantees provided are prejudicial to the interest of the company। मतलब हमने कोई ऐसा लोन दिया है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करी है, सिक्योरिटी दी है, whereby we are providing benefit to the other party and causing loss to our own company। हम खुद की कंपनी का लॉस कर रहे हैं और दूसरी पार्टी को हमने बेनिफिट प्रोवाइड करा है। इसमें क्या होता था सर, पहले जैसे हम किसी को एंट्री दे देते थे कि एज ए लोन एंट्री हमने किसी को दे दी, या हमने किसी को वन टाइम एंट्री दे दी, जो चीज अब खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी बुक्स में खड़ी हैं वो, कि हमने किसी को, वी हैव ट्रांसफर्ड फंड्स विदाउट एनी पर्पस। अब क्या है, नाउ ऑडिटर हैज टू वेरीफाई। जैसे मैं आपको ब्रीफ बताता हूँ, कारों में जितनी भी अमेंडमेंट्स है, दे हैव कवर्ड द कंप्लीट बैलेंस शीट, दे हैव कवर्ड द एसेट साइड, दे हैव कवर्ड द लायबिलिटी साइड। उन्होंने दोनों चीजें कवर करी है सर। अभी हम बात कर रहे हैं एसेट साइड की, हमने फिक्स्ड एसेट्स कवर करा, स्टॉक कवर करा, अब हम कवर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस। तो एक तरह से आपका एसेट साइड पूरा कवर हो गया इनमें, इन 3 पॉइंट्स में। थर्ड पॉइंट में आपसे पूछता है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है, जो भी आपके लोन्स एंड एडवांसेस खड़े हैं, वेदर दे आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और नॉट। अब क्वेश्चन आता है, हाउ एज एन ऑडिटर विल वेरीफाई दैट, इवन दो वी नो हाउ टू वेरीफाई दैट, बट स्टिल दे हैव गिवन सम कमेंट्री कि भी हम इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। इसके 4 पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स इन दिस क्या है, इसको हम एक एग्जांपल की फॉर्म में समझते हैं सर। सपोज करिए मैंने किसी को 100 करोड़ का लोन दिया हुआ है सर 1 साल के लिए, उसने मेरे को मंथली 10 करोड़ रुपीस देने हैं सर, तो मेरे को टोटल मिलने हैं 120 करोड़ 1 साल के अंदर। 100 करोड़ का लोन है, रीपेमेंट, सपोज 1 जनवरी को मैंने किसी को 100 करोड़ का लोन दिया और मैंने उसको कहा कि 31 जनवरी ऑनवर्ड्स उन्हें मेरे को 10 करोड़ रुपए देने हैं, ताकि 31 दिसंबर को मेरे को 120 करोड़ रुपए मिल जाए। ठीक है सर, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, 20%। अब क्या आता है सर, 120 करोड़ रुपए हमने लेने हैं अब उससे। पहला सिनारियो, हमने किसी को लोन दिया 100 करोड़ रुपए, हमने कोई रीपेमेंट टर्म स्टिपुलेट नहीं करी कि जब मन कराए तब दे देना, नथिंग इज स्टेटेड। उस केस में क्या हुआ, हमने कोई शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट स्पेसिफाई नहीं करा, हेंस दिस ट्रांजैक्शंस अपीयर्स टू बी प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अगर मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता तो मैं उसको रीपेमेंट शेड्यूल स्पेसिफाई करता कि तेरे को हर महीने मेरे को 10-10 करोड़ रुपए देने हैं। क्योंकि मैंने रीपेमेंट शेड्यूल नहीं स्पेसिफाई करा, हेंस इट सीम्स दैट द लोन गिवन बाय मी इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है सर, पहला क्लॉज। दूसरे में आते हैं, सपोज मैंने रीपेमेंट शेड्यूल स्पेसिफाई कर रखा है सर कि आपको हर महीने 10-10 करोड़ रुपए देने, उसने 31 जनवरी को मेरे को पैसे नहीं दिए, ठीक है, उसने 28 फरवरी को मेरे को पैसे नहीं दिए, ठीक है, उसने 31 मार्च को भी मेरे को पैसे नहीं दिए, ठीक है। टेक्निकली मेरे को क्या करना चाहिए सर, क्योंकि 90 डेज से ज्यादा उसने पैसे नहीं दिए हैं, आई शुड स्टार्ट द रिकवरी स्टेप्स, कि मैं उसको नोटिस दूं, लीगल नोटिस दूं, मैं रिकवरी शुरू करूं कि बिला भी मेरे पैसे दे। If we have not, even after being overdue for more than 90 days, we have not taken effective, reasonable steps to recover that money, hence it can be prejudicial to the interest of the company। कि हमने उसको पैसे, हमने रिकवर करने के लिए उसको नोटिस नहीं दिया, मतलब लोन हमारा सालों साल चल रहा है लेकिन हमने उसको अभी तक रिकवर नहीं करा, hence it is prejudicial to the interest of the company।
थर्ड सिनेरियो, हमने उसको लोन दिया 100 करोड़ का सर, उसने जनवरी में नहीं दिए पैसे, फरवरी में नहीं दिए, मार्च में नहीं दिए। हमने क्या करा, 1 अप्रैल को जाके उसको 50 करोड़ रुपए और सैंक्शन कर दिया, और 50 करोड़ में से 30 करोड़ तो हमने पुराना एडजस्ट करा और 20 करोड़ उसको नया दे दिए। इसमें क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एवरग्रीनिंग, कि भी पुराने लोन को सेट ऑफ करने के लिए हमने नया लोन दे दिया। दिस इज ऑल्सो केस ऑफ वेयर बाय इट इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। आई होप मैं आपको एग्जांपल्स की फॉर्म में समझा पा रहा हूँ, क्योंकि ये 4 क्लॉज ही है इसमें, जो मैं आपको बता रहा हूँ दीज आर ऑलरेडी कवर्ड। मैं उसकी अभी आपको लैंग्वेज भी पढ़ के बताऊंगा। एंड लास्ट क्लॉज आता है, दिस इज रिगार्डिंग रिलेटेड पार्टीज वेयर बाय लोन्स आर आइदर रीपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स। कि हमने रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है, उसमें हमने लिखा है कि इट इज आइदर रीपेबल ऑन डिमांड, और जब मन कराए तब पैसे दे दें। इट इज ऑल्सो केस ऑफ वेयर बाय लोन इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो हमारे 4 क्लॉजेस क्या क्या हुए सर? Schedule has not been, schedule of repayment of principal or interest has not been specified, or reasonable steps have not been taken whereby the loan is overdue, or fresh loan has been granted to settle existing overdue loans, or the loan is repayable on demand without specifying any terms to a related party. I hope these four sub clauses are clear to you. तो ये वाला जो क्लॉज है, इसमें अब आपको सारे इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स एंड एडवांसेस के एग्रीमेंट्स पढ़ने से जरूरी होंगे। एज एन राइटर यू हैव टू वेरीफाई एंड चेक द लोन एग्रीमेंट्स। आपको चेक करने पड़ेंगे, आपको स्टडी करने पड़ेंगे सर। उसके बाद आप बता सकते हैं वेदर दैट लोन इज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और नॉट, एंड नाउ यू हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स हियर। तो अब आपको सारे लोन एग्रीमेंट सर पढ़ने पड़ेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्लॉज पे। दिस इज क्लॉज नंबर 4। दिस इज एन ओल्ड क्लॉज, इसलिए इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इफ द कंपनी हैज गिवन एनी लोन टू द डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन इन whom डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, वेदर द कंपनी हैज मेड कंप्लायंस। तो इसमें आपको सेक्शन 185 186 होता है सर कंपनीज एक्ट का, रिगार्डिंग लोन्स टू डायरेक्टर्स। तो हमको वो चेक करना है कि वेदर दे हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 185 और 186 ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग डिस्क्लोजर्स, अप्रूवल्स फ्रॉम द बोर्ड, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, वो सारी चीजें हैं। तो आपको वो देखना है कि सारे कंप्लायंसेस हुए या नहीं हुए। क्लॉज नंबर 5 है रिगार्डिंग डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड। दिस इज आल्सो एन ओल्ड क्लॉज, कि जहां पे अगर हमने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखा है, जनरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और कंपनीज आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट unless and until they have taken approval from RBI and are in compliance of section 73 to 76 of Companies Act. जब तक आपने ये दोनों कंडीशंस कंप्लाई नहीं करी होंगी, आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? जनरली डिपॉजिट्स आर नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, उस पे इंटरेस्ट जनरली लोग बियर नहीं करते या बुलेट पेमेंट करते हैं लास्ट में जाके। इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए दे हैव रिस्ट्रिक्टेड दैट अमाउंट कि भी आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको कंपनीज एक्ट की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगे बिफोर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो आपको इंश्योर करना है कि आपकी कंपनी ने अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करे हैं, दे हैव टू कंप्लाई विद द डायरेक्टिव्स ऑफ आरबीआई एंड दे हैव टू कंप्लाई विद सेक्शन 73 टू 76 ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर वो नहीं कंप्लाई करे, देन इन दैट केस यू हैव टू क्वालिफाई अ रिपोर्ट वेयर बाय द कंपनी हैज एक्सेप्टेड डिपॉजिट। डिपॉजिट्स के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, सपोज करिए हमने किसी को पैसा दिया, हम उस पर इंटरेस्ट बुक ही नहीं कर रहे, देन दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ डिपॉजिट और आपको अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें मैंने एग्जांपल्स दिए रिगार्डिंग डीम्ड डिपॉजिट, तो जब आप पढ़ेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज डीम्ड डिपॉजिट एंड व्हाट इज डिपॉजिट। तो आप दोनों में बाइफरेट कर सकते हैं रिगार्डिंग डिपॉजिट एंड डीम्ड डिपॉजिट। नेक्स्ट क्लॉज आता है रिगार्डिंग क्लॉज नंबर 6, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। सर ये वाला ओल्ड क्लॉज है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, नॉट इवन अ फुल स्टॉप हैज बीन चेंज्ड। दिस इज रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सेक्शन 148 है सर, शायद इसका, हाँ सेक्शन 148 है कंपनीज एक्ट का। यहाँ पे मैंने लिमिट्स दे रखी है कि किन किन कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है। तो अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है एंड दे फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, तो उनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपल्सरी। डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, दिस इज आल्सो एन ओल्ड क्लॉज, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसमें क्या है कि वेदर द कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज सच एज जीएसटी, पीएफ, इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ड्यूटीज,
एक्साइज, कस्टम, वैट और एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज। अगर आपको कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है, द कंपनी शुड बी रेगुलर इन डिपॉजिटिंग ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। अगर कोई भी डिफॉल्ट मिलता है तो आपको उस केस में यहाँ पे उसको स्पेसिफाई करना है कि भी ये डिफॉल्ट है उस कंपनी के केस में। दिस इज अ नोट क्लॉज, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है सर। अनरिकॉर्डेड इनकम, ये एक नया क्लॉज आया है सर। दिस इज द फर्स्ट न्यू क्लॉज दैट वी आर स्टडीइंग। दिस इज क्लॉज नंबर 8। ये पहला नया क्लॉज है सर। इसमें अब क्या कहता है सर? Whether any transactions which are not recorded in the accounts have been disclosed or surrendered before tax authority as income। अगर आपका कोई इनकम टैक्स का केस पुराना चल रहा है और उस केस में अगर आप कोई डिस्क्लोजर कर, सपोज आपका 17-18 का केस चल रहा है अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में, आपने इनकम टैक्स ऑफिसर के बिहाफ पे आपने सपोज 10 करोड़ रुपीज सरेंडर करें। उस केस में आपको क्या कर रहे हैं, जो 10 करोड़ रुपीज आपने सरेंडर करें करंट फाइनेंशियल ईयर में पर्टेनिंग टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, आपको उसको अपनी बैलेंस शीट में लेके आना है एज अ प्रायर पीरियड इनकम। आपको उसको अकाउंट फॉर करना है कि जो हमने प्रायर पीरियड इनकम जो हमने दिखाई नहीं अपनी बैलेंस शीट में, वो करंट, इवन दो हम टैक्स अभी इसी साल में देंगे, हमको उसको प्रायर पीरियड इनकम की फॉर्म में दिखाना है, सो दैट इट गेट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि हमने उस साल में उस इनकम को रिकॉर्ड नहीं करा था। I hope this clause is clear. Whether any transactions not recorded in the books of accounts have been surrendered or disclosed as an income during the year in tax assessment. If so, whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books of accounts. तो अगर हमारी कोई इनकम पहले रह गई थी और हमने उसको वॉलेंटरली सरेंडर करा है इनकम टैक्स अथॉरिटीज के आगे करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो करंट फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट में हमको उसको प्रायर पीरियड इनकम की फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। क्लॉज नंबर 9 इज रिगार्डिंग डिफॉल्ट इन रीपेमेंट्स ऑफ बोरिंग। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। अब ये क्लॉज क्या कहता है सर? The company has made any default in repayment of loan to banks, government, debentures, etc. तो इसमें क्या है कि अगर हम इसमें हमको बताना है कि क्या आपकी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट करा है फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन्स टू बैंक्स और गवर्नमेंट। सेकेंडली, हैज द कंपनी बीन डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर? इफ यस, वी हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स। थर्ड, अब हमको क्या बताना है सर कि जिस पर्पस के लिए हमको पैसा मिला था, क्या हमने उसको उस पर्पस के लिए यूज करा या नहीं करा। दिस इज वन ऑफ द मेजर अमेंडमेंट्स दैट हैज बीन मेड इन कार। आज तक हमसे किसी ने ये नहीं पूछा था कि कंपनी ने जिस पर्पस के लिए लोन लिया था क्या उस पर्पस के लिए यूज करा या नहीं करा, लेकिन नाउ एज एन ऑडिटर यू हैव टू वेरीफाई द एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोन टेकन बाय द मैनेजमेंट। क्या कहता है सर? Have the term loan been used for the object for which they were obtained? In case they have not been, the funds diverted and disclose the end use of such fund. कि अगर हमने कोई लोन लिया और उसको उस पर्पस के लिए यूज नहीं करा, then we have to provide the details कि वो फंड्स हमने कहाँ पे डाइवर्ट करे। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट टर्म फंड यूज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। इसको डाइवर्जन कहते हैं। एज पर इस तरह आरबीआई मास्टर सर्कुलर है रिगार्डिंग फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, फ्रॉड के ऊपर है, उसके अंदर डाइवर्जन ऑफ फंड्स की डेफिनेशन दे रखी है। उसके अंदर एक क्लॉज है वेदर द शॉर्ट टर्म फंड्स हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। आपको उसके अंदर डिटेल देनी पड़ती है। जैसे सपोज करिए आपको सीसी वर्किंग कैपिटल लिमिट मिली, आपने वर्किंग कैपिटल लिमिट जो मिली आपने उसको यूज कर लिया फॉर द पर्पज ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, देन इट विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो बेसिकली आपको एंड यूटिलाइजेशन पूरा चेक करना पड़ेगा लोन का जो भी आपकी पार्टी को मिला होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको देखने को उन्होंने डिफॉल्ट तो नहीं करा। इफ यस, यू हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स। इफ योर पार्टी हैज बीन क्लासिफाइड एज अ विलफुल डिफॉल्टर, यू हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स एंड वेदर द लोन्स हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर सैंक्शन्ड। जिस पर्पस के लिए लोन मिले थे क्या उसको उस पर्पस के लिए यूज करा या नहीं करा। अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज नंबर 10। ये ओल्ड क्लॉज है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसमें जैसे हमने लोन की बात करी, यहाँ पे वो बात करता है पब्लिक ऑफर की कि अगर हमने कोई आईपीओ, एफपीओ, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट, इस फॉर्म में कोई भी लोन रेस करा है तो हमको उसमें डिटेल्स देनी पड़ेगी कि हमने क्या लोन, कि भी हमने जो फंड्स रेस करे थे whether they have been utilized for the purpose for which they were raised। सपोज अगर आपने प्रोस्पेक्टस इशू करा हुआ है, आईएम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम या प्रोस्पेक्टस आपने इशू करा कि हम इस पर्पस के लिए लोन को रेस कर रहे हैं या कैपिटल रेस कर रहे हैं, उस केस में अगर उस पर्पस के लिए यूज नहीं करे फंड्स तो आपको अपनी कारो रिपोर्टिंग अब करनी पड़ेगी। सो नाउ यू हैव टू गो थ्रू दिस
the prospectus as well to identify what is the end utilization of funds which have been raised. क्लॉज नंबर 11, ये पुराना क्लॉज है, इसमें एक अमेंडमेंट आई है ADT 4 के रिगार्डिंग कि अगर कंपनी में कोई फ्रॉड मिलता है then the auditors of the company have to file ADT 4 with the central government. आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ADT 4 फाइल करना है regarding any fraud that has been reported. तो अगर आपको कोई भी फ्रॉड मिलता है whether being done on the company or by the company, अगर कंपनी ने कोई फ्रॉड करा है या कंपनी के ऊपर कोई भी फ्रॉड हुआ है, उस केस में ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज टू फाइल ADT 4 with the central government regarding such fraud. क्लॉज नंबर 12 है रिगार्डिंग निधि कंपनी, ये ज्यादा रेलेवेंट है नहीं सर, इसमें कोई बेसिक ज्यादा अमेंडमेंट है नहीं, इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट है कि अगर कोई डिफॉल्ट होता है वी हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स हियर कि वी नेट ऑन फंड्स टू डिपॉजिट की रेशियो 1:20 होनी चाहिए, बट दिस क्लॉज इज नॉट रेलेवेंट दैट मच, तो इसको हम अभी स्टडी नहीं करेंगे. क्लॉज नंबर 13 है कंप्लायंस ऑन ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज, अगेन दिस इज एन ओल्ड क्लॉज, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है. दिस इज रिगार्डिंग सेक्शन 188 कि अगर कोई भी कंपनी सेक्शन 188 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ले रही है, अंडरटेक कर रही है, वी हैव टू एंश्योर दैट दे आर प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एज पर कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 और इंड AS 24. इन दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमको वेरीफाई करना है whether they have been properly disclosed by them in the financial statements or not. Clause number 14 is a new clause altogether. ये नया clause है सर. ये क्या कहता है सर? Does the company have an internal audit system in accordance with the size and business activities? Have the reports of internal auditor been considered by the statutory auditor? अब क्या है सर, सबसे पहले हमको देखना है कि whether your company requires to have an internal auditor or not. उसकी मैंने यहाँ पे लिमिट दे रखी है कि कौन कौन सी कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर रखने की रिक्वायरमेंट है. तो अगर तो आपकी कंपनी में इंटरनल ऑडिटर है तो एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कंपनी से इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट लें और जो भी उसकी क्वालिफिकेशंस है, जो भी उसके डिटेल्स है, उसको अपनी रिपोर्ट का पार्ट बनाएं. इफ देयर आर एनी एडवर्स ऑब्जर्वेशंस you have to ensure that they form part of your audit report. अगर मैनेजमेंट आपको ऑडिट रिपोर्ट नहीं देती है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट नहीं देती है, उस केस में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट हैज नॉट बीन मेड अवेलेबल टू अस. इसमें क्या कहता है बेसिकली, ये जो नया क्लॉज है, दिस इज एन ऑल टुगेदर न्यू क्लॉज. इसमें क्या कहता है कि अगर सबसे पहले हमको देखना है वेदर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर इन योर कंपनी और नॉट. इफ यस, आपको इंश्योर करना है कि उसमें कंपनी में इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो. अगर नहीं होता देन आल्सो यू हैव टू क्वालिफाई योर रिपोर्ट. सेकेंडली, अगर इंटरनल ऑडिटर अपॉइंटेड है और उसकी एडवर्स रिपोर्ट है, उसमें एडवर्स ऑब्जर्वेशन दे रखी है, you as an auditor have to form those adverse observation as a part of your report and whether any amendment is required regarding the same or not. आपको वो इंश्योर करना है सर. क्लॉज नंबर 15, नॉन कैश डीलिंग विद द डायरेक्टर. ये ओल्ड क्लॉज है कि whether the company has undertaken any non cash transaction with director or any other persons connected to the directors, we have to provide the details here. तो ये ओल्ड क्लॉज है सर. क्लॉज नंबर 16 इज रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन विद RBI. इसमें क्या कहता है सर, अगर कोई भी NBFC है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, दे शुड होल्ड अ वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दे शुड बी रजिस्टर्ड विद RBI. और उस केस में हमको डिटेल्स देनी पड़ती है. जैसे अगर आपकी कोई भी NBFC है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, you have to ensure that these details are properly recorded in the books of accounts. और secondly, उसके पास valid registration certificate होना चाहिए regarding such NBFC transactions. उसके पास RBI से valid certificate, जैसे अभी आप देखेंगे पीछे RBI ने काफी NBFC के सर्टिफिकेट कैंसिल करे हैं. तो अगर आप किसी NBFC का ऑडिट कर रहे हैं, आपको इंश्योर करना है कि उसका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए. जैसे RBI अगर NBFC का सर्टिफिकेट कैंसिल करती है तो वो अपनी वेबसाइट पे उनकी लिस्ट डालती है. तो आपको इंश्योर करना है कि उस आपकी कंपनी जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं उसका नाम उस लिस्ट में ना हो. तो वो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा RBI की साइट पे जाकर. क्लॉज नंबर 17 है कैश लॉस. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम रेस्ट 3-4 क्लॉजेज जो हमारे बचे हैं उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. Resignation of statutory auditor. Whether during the year has there been any resignation of statutory auditor? If yes, has the auditor considered the objection?
इसमें क्या है सर, अगर तो कोई रेजिग्नेशन है स्टैट्यूटरी ऑर्डर का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उस केस में क्या होगा, अगर आप इनकमिंग ऑडिटर हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उस पुराने ऑडिटर से कंफर्मेशन लेनी है फॉर द रीजंस फॉर सच रेजिग्नेशन। सपोज करिए एक कंपनी है ए, उसके अंदर पुराने ऑडिटर्स थे, दे हैव रिजाइंड। व्हाई दे हैव रिजाइंड? दे हैव रिजाइंड बिकॉज एज पर क्लॉज नंबर 1 उनको फिक्स एसेट्स की डिटेल और इन्वेंट्री की एज पर क्लॉज नंबर 2 नहीं मिली, उन्होंने उस बेसिस पे रिजाइन कर दिया। तो इफ यू आर एन इनकमिंग ऑडिटर, आपको जो भी पुराने ऑडिटर्स की ऑब्जेक्शन थी, जो भी इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, आपको उन सब को रिजॉल्व करना है मैनेजमेंट के साथ, और अगर वो रिजॉल्व नहीं होते, यू हैव टू क्वालिफाई रिपोर्ट। बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई प्रीवियस ऑडिटर हैज रिजाइंड। आपको वो रीजंस देखने पड़ेंगे, आपको उसका इंश्योर करना है कि दोज रीजंस आर प्रॉपर्ली टेकन केयर बाय यू व्हाइल फाइनलाइजिंग योर स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट। ये नया क्लॉज है हमारा, ये पहले नहीं था। तो रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर में आपको ये चेक करना है whether all the objections, issues and concerns of resigning auditor have been considered by the incoming auditor or not. क्लॉज नंबर 19 और 17 को हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे सर अभी। क्लॉज नंबर 20 कहता है ट्रांसफर ऑफ फंड टू स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट। दिस इज टॉकिंग अबाउट सीएसआर फंड, कि अगर अब आपका कोई भी सीएसआर फंड अनस्पेंट रह जाता है, उस केस में यू हैव टू ट्रांसफर सच अनस्पेंट अमाउंट टू अ फंड स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट। जैसे कुछ कंपनीज को सीएसआर में फंड को ट्रांसफर करना, सीएसआर एक्सपेंसेस करने कंपलसरी है। सपोज अगर कोई कंपनी है जिसको कैलकुलेशन के हिसाब से 2 करोड़ रुपए खर्च करने थे सीएसआर पे, बट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई, उस केस में क्या होगा, जो अनस्पेंड अमाउंट है 1 करोड़ रुपीज, दैट अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू अ फंड स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 6 महीने के अंदर अंदर जो अनस्पेंड अमाउंट है उसको फंड में ट्रांसफर करना है। कौन सा फंड है? बेसिकली यू आर ट्रांसफरिंग इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे जाने सर आपके। अगर आपका कोई भी अनस्पेंड सीएसआर फंड रह जाता है, दैट अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लॉज नंबर 21 है सर हमारा ये क्वालिफिकेशंस और एडवर्स ऑडिटर रिमार्क्स इन अदर ग्रुप कंपनीज। सर ये क्लॉज जो है हमारा क्लॉज नंबर 21, इट इज एप्लीकेबल ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपको पता होगा कारो 2016 में हमारा कोई भी क्लॉज ऐसा, या उससे पहले भी कोई भी क्लॉज ऐसा नहीं था विच वाज एप्लीकेबल ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहली बार इन्होंने क्लॉज नंबर 21 इंसर्ट करा है, दिस इज रिगार्डिंग विच इज एप्लीकेबल टू कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें क्या कहता है कि अगर आपकी किसी भी सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर या किसी भी रिलेटेड पार्टी में जिसको आप कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसकी स्टैंड अलोन ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी एडवर्स ऑब्जर्वेशंस है, तो उस केस में जब आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कारो रिपोर्टिंग करेंगे या ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, तो इंडिविजुअल जो स्टैंड अलोन बेसिस पे जो एडवर्स ऑब्जर्वेशंस है रिलेटेड पार्टी के, उसको आपको सबको कंसोलिडेट करना है अपनी कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट में। आपको उसको पूरा इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा सर, कि जो जो एडवर्स ऑब्जर्वेशंस हैं ऑफ द ग्रुप कंपनीज, they have to be considered and they have to form part of your consolidated audit report while finalizing your report. I hope this clause is clear. This is applicable only on consolidated financial statement. तो अगर आप standalone financial statements का अगर आप बना रहे होंगे, उस केस में ये clause applicable नहीं होगा. This is applicable only on consolidated financial statement. अब हमारे लास्ट 2 clauses पे आते हैं सर, clause number 19 and clause number 17. मटेरियल अनसर्टेनिटी ऑन मीटिंग द लायबिलिटी। इसमें क्या कहता है सर, देखिए कारो में क्या क्या चेंजेस आए सर। सबसे पहले आपको चेक करना है, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कारो में बैकग्राउंड क्या है। यू हैव टू चेक द यूटिलाइजेशन ऑफ लोन, यू हैव टू चेक द मॉनिटरिंग, कैसे मॉनिटरिंग, कैसे आप उसकी स्टॉक स्टेटमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, एंड लास्टली you have to verify whether the company will be able to meet its liabilities in future or not. अब क्वेश्चन आता है आप कैसे वेरीफाई करेंगे उस चीज को, उसका मैं आपको बताता हूं सर। इसके अंदर सर 2-3 इन्होंने दे हैव गिवन 2-3 पैरामीटर्स, बट दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव, दीज आर इंक्लूसिव, कि इसके अलावा भी पैरामीटर सर हो सकते हैं। क्या कहता है सर, एजिंग रिपोर्ट,
Schedule 3 has made an amendment whereby you have to provide the aging of trade receivables and trade payables. वो जब Schedule 3 का हम कभी डिस्कस करेंगे उसमें आप पढ़िएगा. Schedule 3 में now you have to provide aging analysis of both trade payable and trade receivables. Up to 6 months, 6 months to 1 year, 1 year to 2 years, 2 years to 3 years, and more than 3 years. In bifurcation में जैसे trade receivables में है up to 6 months, 6 months to 1 year, 1 year to 2 years, 2 years to 3 years, and more than 3 years. Trade payable में है up to 1 year, 1 to 2, 2 to 3, and more than 3. अब आपको trade receivable और payable में aging analysis करनी है. अगर आप उसकी एजिंग एनालिसिस में अगर आपने आपकी कंपनी की एजिंग एनालिसिस करने के बाद आपने देखा कि मेजर अमाउंट फॉल्स अंडर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, then there is a material uncertainty that you will be able to meet your liabilities. There is a high uncertainty. Second आता है financial ratios. अब क्या है, अब ये ratios हैं सर, ये following ratios are to be compulsory calculated by all the companies. कौन सी है सर? ये 11 ratios हैं सर. All these 11 ratios are now to be calculated by you, and these have to be details have to given in the notes to accounts. अब ये सारी डिटेल देनी कंपलसरी है. Current ratio, debt equity ratio, debt service coverage ratio, return on equity, inventory turnover, trade receivables, trade payables, capital turnover, profit ratio, return on capital employed, and return on investment. अब आपको ये सारी डिटेल देना कंपलसरी है. All these 11 clauses. जब आप ये रेशियोज को देंगे, यू विल योरसेल्फ कम टू नो वेदर द कंपनी इज अंडर स्ट्रेस और नॉट. कैसे? अगर उसकी करंट रेशियो बहुत लो होगी, इट मींस द करंट एसेट्स आर वेरी लेस एज कंपेयर टू करंट लायबिलिटीज. Hence, there is a high uncertainty that the company will be able to meet its liabilities in future or not. Second point is regarding debt equity ratio. अगर debt equity ratio बहुत कम ज्यादा है, it means the company is a high leveraged company whereby debt is much more than the equity. Debt service coverage ratio, it means whether the company will be able to service the interest on the debt or not. अगर ये बहुत ज्यादा है तो it will not be able to serve the debt portion. Return on equity, अगर return on equity बहुत कम है, it means the company is working at a negligible profit ratio, मतलब उसका profit ही नहीं है. If the company is working at a negligible profit ratio, there is a high uncertainty that the company will be able to meet its liability in future or not. तो ऐसे कर करके जब आप इन ratios को verify करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी कंपनी की भी वेदर देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी और नॉट. जैसे मैंने आपको एजिंग का बताया, एजिंग को जब आप वेरीफाई करेंगे शेड्यूल 3 में जब आप देखेंगे रिगार्डिंग ट्रेड पेबल एंड रिसीवेबल्स, आपको आइडिया लग जाएगा वेदर देयर इज एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी और नॉट. फाइनेंशियल रेशियोज को देखेंगे, उससे पता लग जाएगा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज. तो जब आप वर्किंग कैपिटल साइकिल को स्टडी करेंगे अपनी कंपनी की, आपको पता लग जाएगा वेदर देयर इज एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी और नॉट. इसी के कॉन्सेप्ट में हमारा क्लॉज नंबर 17 है रिगार्डिंग कैश लॉसेस. क्या है कैश लॉसेस सर? जो हमारा लास्ट क्लॉज है आज का. हैज द कंपनी इनकर्ड एनी कैश लॉसेस इन फाइनेंशियल ईयर एंड द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. इसमें क्या कहता है, अगर कंपनी कोई कैश लॉस कर रही है, इनकर कर रही है कैश लॉसेस, उस केस में आपको डिटेल्स निकालनी है कि वेदर द कंपनी हैज बीन इनकरिंग कैश लॉसेस इन करंट फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. इफ यस, then there is material uncertainty that whether the company will be able to meet its liabilities in future or not. जैसे मैं क्लॉज नंबर 19 में वापस आता हूं सर. अगर तो कंपनी रेगुलरली कैश लॉसेस बुक कर रही है, then there is a high amount of uncertainty that whether the company will be able to meet its liabilities in future or not. कि क्या वो फ्यूचर में अपनी लायबिलिटीज को मीट आउट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. सो अगर आपने देखा है कि इसमें हमने बेसिकली क्या क्या हमने शेयर कैपिटल को चेक करा हमने कि वेदर द फंड्स रेज्ड थ्रू शेयर कैपिटल और लोन्स हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर व्हिच दे वर सैंक्शन और नॉट. हमने फिक्स्ड एसेट्स को वेरीफाई करा, हमने इन्वेंटरी को वेरीफाई करा, वी हैव वेरीफाइड द इन्वेस्टमेंट्स, द लोन्स एंड एडवांसेस, अनरिकॉर्डेड इनकम. तो बेसिकली कारो 2020 में दे हैव कवर्ड द कंप्लीट बैलेंस शीट. सेकेंडली, दे हैव इनकॉर्पोरेटेड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक ऑडिट्स. जैसे इन्होंने डाइवर्जन ऑफ फंड्स के बारे में डिटेल दे रखी है और शॉर्ट टर्म फंड्स यूटिलाइज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस. ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आरबीआई मास्टर सर्कुलर रिगार्डिंग फ्रॉड. तो इसको इन्होंने कारो में दे हैव इंक्रीज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर मल्टीफोल्ड. Hence, it is very important that you have to go through each and every sub clause of CARO before finalizing your report. And
प्लीज डू नॉट प्रोवाइड एनी लीवे टू एनी ऑफ योर क्लाइंट्स। आप बिल्कुल भी लीवे मत दीजिएगा अपने क्लाइंट्स को। रीजन बीइंग नाउ द गवर्नमेंट एजेंसीज आर वेरी स्ट्रिक्ट with respect to audit reports being given by the statutory auditor, because I visit the government agencies on regular basis। तो कोई भी statutory audit report आप बगैर verification के, बगैर without proper documentation, do not sign any reporting। if the records have not been provided to you, please provide a limitation। आप अपनी रिपोर्ट में disclaimer दे दीजिए कि भाई ये चीज हमने चेक नहीं करी या ये चीज का रिकॉर्ड हमको नहीं मिला। It is better than giving a clean chit to your client। तो while verifying each and every clause, it is very important आप each and every clause को ठीक से पढ़िए, समझिए। अगर कोई भी क्वेरी आती है इनमें से किसी एक क्लॉज में, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली कांटेक्ट मी, कोई भी डिस्कशन करनी है किसी भी पॉइंट पे। तो अब हम सर, अगर कोई क्वेरीज है, हेमंत सर कोई क्वेरीज है तो वी कैन टेक द क्वेरीज रिगार्डिंग कारो 2020। हाँ जी हेमंत जी, आप हैं? हाँ जी सर। सर कोई क्वेरीज है तो हम ले लेते हैं क्वेरी सर कुछ। क्वेरी देख लो सर, कोई अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं तो वो कर देते हैं। आप चेक कर लो, इसमें चैट बॉक्स में आएगी सर क्वेरी कोई। इंटरनल नोट सिस्टम वाज क्लॉज इन कारो 2004। हाँ जी सर, एक क्लॉज पहले था बट 16 में इन्होंने वो क्लॉज हटा दिया था, लेकिन अब इन्होंने वो दोबारा रीइंस्टेट कर दिया कारो 2020 में रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट। तो वो अब कंपलसरी है कि अगर किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिट सिस्टम एप्लीकेबल है तो उस केस में आपको वो रखना पड़ेगा वहां पे इंटरनल ऑडिट सिस्टम में, और आपको इंटरनल ऑडिटर के कमेंट्स को कंसिडर करना ही पड़ेगा सर। सर और तो कोई क्वेरी है नहीं सर। ठीक है सर, और कोई क्वेरी नहीं है तो फिर सर इसको करते हैं। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू ओके ओके ओके। अब अगली बार आपको सर फॉरेक्स पे बुलाएंगे, फॉरेंसिक ऑडिट। हाँ फॉरेंसिक ऑडिट पे। बिल्कुल 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 सर। ओके सर, ओके थैंक यू।